ओके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। देखिए, जैसे कि मैंने आज आपको एक दिन में एक टॉपिक भी करा दिया था जो कि आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत था। उसमें से आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं मनोसामाजिक सिद्धांत। यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना है आपको, लाइक भी आपको वीडियो करना है और शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। इसमें से आपको कंटेंट जो दिया गया है या तो लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसके प्रवर्तक की बात करेंगे, जो मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है एरिक्सन। तो इसको हम लोग एरिक्सन का सिद्धांत बोलते हैं, है ना। तो एरिक्सन जो थे वो नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और अगर मैं इनकी कृति की बात करूंगा, रचना की बात करूंगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इनकी रचना है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। वे फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को पर महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं माना। यानी कि जो एरिक्सन महोदय हैं ये जो है फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन फ्रायड महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था में जो होते हैं बालक में कामुकता पाई जाती है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन फ्रायड महोदय के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं, लेकिन एरिक्सन इसको नहीं मानते। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सांवेगिक, इमोशनल तथा सांस्कृतिक यानी कल्चरल या सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट को समन्वित किया गया है, ठीक है। किनके भाई, जो आपके एरिक्सन महोदय हैं, ठीक है। तो इसे मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यहां से आपको 2 नंबर मिलेंगे इस पूरी थ्योरी से। तो इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है, यानी कि अन्य नाम क्या होगा? जीवन अवधि विकास का सिद्धांत इसका अन्य नाम है। एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में स्पष्ट किया है दोस्तों, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इनकी कृति आप लोगों को बताया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, वो केवल एक जैविक प्राणी नहीं है बल्कि वो सामाजिक प्राणी भी है, ठीक है। तो एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन यानी कि पूरी अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। यही चीज तो हम लोगों को मेन देखनी है कि कौन कौन सी हैं ये अवधियां। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली। देखिए, नंबर 1 पर आपका जो आ जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। नंबर 3 पर आता है पहल शक्ति बनाम दोष। नंबर 4 पर आता है आपका परिश्रम बनाम हीनता। नंबर 5 पे आता है अहम पहचान बनाम भूमिका। घनिष्ठता बनाम अलगाव। सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। संपूर्णता बनाम हताशा। देखिए, ये 8 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, लेकिन एक एक पार्ट को हम लोग थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से डिटेल में चीजों को समझ लेते हैं, क्या पार्ट है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्वास बनाम अविश्वास की। देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास, तो इसकी समय अवधि जो चलती है वो शैशवावस्था से 18 माह तक चलती है। 18 माह तक, मैं कह सकता हूं लगभग 1.5 साल रहता है आपका ये। तो बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उसमें विश्वास यानी कि ट्रस्ट का भाव विकसित करता है। जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते हुए चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो इसकी मम्मी जो है ना बच्चे को खिला रही है, तो बच्चा बहुत खुश है भाई एकदम से। लेकिन इसकी मम्मी जो है छोड़ के चले गए और 2 चपत और मार दिए कि हैं रुक जा, जाएगा मैं जा रही हूँ बाजार, ठीक है। तो 2 चपत इसके और लगा दिए, तो बेचारे के मन में क्या हो गया भाई, इसके मिस ट्रस्ट हो गया, यानी कि अविश्वास उत्पन्न हो गया इसमें, ठीक है। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यानी कि क्वेश्चन ही मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यानी कि अगर इस समय की बात करेंगे तो 17 माह से 3 वर्ष तक चलता है आपका ये समय अवधि, जो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता होती है। 2 पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आ रखी होंगी। एक में बच्चा जो है ना
खुद के बटन लगाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शर्ट के बटन लगाने की कोशिश कर रहा है, खुद से काम करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी पिक्चर में इसके पिताजी जो है ये कह रहे हैं कि बेटा नाश्ता पानी मिल जाएगा ठीक से, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि इस अवधि में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता, वो सोचता है कि मैं खुद ब खुद कर लूंगा, ठीक है। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता, मतलब ये सख्त माता पिता हैं, पिताजी हैं, तो कह रहे हैं कि खुद से पहनेगा शर्ट, खुद से पहनेगा, बटन देखो कैसे लगा रखे, मतलब उसको बेचारे को डांट दिया, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो लज्जा उत्पन्न हो जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। तो वो लज्जा का अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को समझाया जा रहा है जिससे आपको ज्यादा समझ में आ सके, वरना दोस्तों मैं आप लोगों को किताबी भाषा से तो समझ में आएगा ही नहीं, वो तो पता ही है। तो तभी मैंने आप लोगों के लिए जो है पिक्चर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा की पॉइंट आपका ये रहेगा कि पहल शक्ति बनाम दोषित या दोषिता भी कह सकते हैं, इसकी एज चलती है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। दोस्तों दो पिक्चर फिर से दिख रही हैं कि पहला पिक्चर में देखिए दो बच्चे जो हैं वो खिलौनों के माध्यम से खेल रहे हैं, उनको अलग अलग भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन दूसरे में जो पिताजी हैं का हाथ पकड़ के बोल रहे हैं, पिताजी तो नहीं है वैसे मम्मी है, क्योंकि इनकी सैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सैंडल ऊंची है। तो मम्मी जी कह रही हैं कि बेटा तेने खिलौना तोड़ दिया, 100 रुपए का लेकर आई थी सुबह, ठीक है। चलेगा, तो इसको समझ लेते हैं। यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष होता है। ये अवधि बालक की पूर्व या आरंभिक बाल्यावस्था होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे जिसमें कहा गया था कि मतलब खिलौनों को तोड़ता है इरफान, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों मतलब जब माता पिता पहल करने पर उसकी आलोचना दंड देते हैं तो बच्चों में दोष भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये जो खिलौना तोड़ेगा बच्चा, इसको अलग करेगा, ठीक है, देखेगा इसको अलग करके क्या मामला है क्या नहीं मसला है ये, तो अगर इसके माता पिता इसको डांटेंगे तो भाई उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें दोष पैदा हो जाएगा, दोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर उसको कहोगे कि बेटा करता रहे खुद ब खुद, तो उसमें दोष उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर की बात करेंगे हम लोग, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। अब देखिए ये आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसका मतलब ये बच्चा खुश है, लड़का खुश है, लेकिन लड़की जो बेचारी सहमी हुई सी है। तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है? देखिएगा इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। किसको? परिश्रम बनाम हीनता को, जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है, 6 से 12 वर्ष तक चलती है, ठीक है। और जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। साथियों आप लोग जो है लाइक कीजिएगा जल्दी से जल्दी। सभी साथी लाइक शेयर कर दें फटाक से, जल्दी से करिए, सब कीजिएगा जल्दी से। चलिएगा, तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबने लाइक कर दिया है, बस इतना ही कहना चाहता था। हाँ जी, तो इस अवधि को जो है उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों को पहले से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती हैं तो वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये बच्चा सफल हो रहा है तो ये क्या ना अपना एफर्ट दूसरी जगह भी लगाएगा कि हाँ भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक बच्चा जो है ना असफल हो रहा है तो बेचारा हीन भावना उत्पन्न हो जाती है उसके अंतर्गत, ठीक है। एक परिश्रम बनाम हीनता, समझ गए? चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अहम बनाम भूमिका संप्राहित। इसकी एज जो है 12 से 18 वर्ष तक चलती है। तो अब देखिए किशोर काल कहते हैं इसको हम लोग, अहम बनाम भूमिका निर्वाह को। तो इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, तो किससे संबंधित है, उसका जीवन कहां जा रहा है। किशोर को बहुत सारी भूमिकाएं और व्यस्त स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपका व्यवसाय हो गया और रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब दोस्तों ये होता है, आप लोग जानते हैं कि जब किशोरावस्था आएगी तो वो विपरीत लिंग के प्रति जरूर आकर्षित होगा, ठीक है। तो उसके सामने जो है ना, मैं कह सकता हूं कि इस स्थिति में बहुत सारी प्रॉब्लम उसके सामने आती हैं, ठीक है। तो वो जो है ना अलग अलग स्थितियों को भांप लेता है और मतलब एक कह सकते हैं आंधी तूफान की अवस्था तो है ही है, ठीक है। वो एक जाल बन जाता है एक प्रकार से, सबको देखना होता है उसको, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर 6 होगा आपका कि घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है। घनिष्ठता बनाम अलगाव होगा। तो ये जो अवस्था है वो प्रारंभिक या आरंभिक
वयस्क अवस्था कही जाती है और युवा अवस्था की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में जो है अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा इस प्रश्न की मैं बात कर रहा था गाइस, ये मैं किशोर अवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 12 से 18 वर्ष मानी गई है। ये बढ़िया प्रश्न था आपका ये। और घनिष्ठता बनाम अलगाव, तो युवावस्था की अवस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ घनात्मक संबंध बनाता है, ठीक है, धनात्मक संबंध बनाता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। तब व्यक्ति में दूसरे के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वे दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर लेते हैं। जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं हो पाती तो वह सामाजिक रूप से अलगाव। दोस्तों दो पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए ली हैं। देखिए एक पिक्चर में देखिए दो, एक नायक एक नायिका बैठी हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है ना, दोनों ने धनात्मक रूप से संबंध है, यानी कि एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या हो चुका है, इसका ब्रेकअप हो चुका है बेचारे का, वो अकेला बैठा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों दोस्तों वो अलग क्यों बैठा है? क्योंकि दोस्तों उसका जो उसके जो स्वभाव है, उसके जो मतलब दूसरे का जो नायिका है उससे नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों मैं अगर दूसरे की बात करूं, दूसरे की पॉइंट की बात करूं, जैसे दो मित्र हैं, दो मित्र क्या करते हैं दोस्तों, अगर दोनों के स्वभाव आपस में नहीं मिल रहे हैं दो मित्रों के, तो एक मित्र जो है वो दूसरे से कन्नी काट लेता है, कहते हैं यार मैं तेरे से दोस्ती नहीं करूंगा, दूसरे से दोस्ती करूंगा। बस इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग की सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, ये आपकी 35 से 65 वर्ष चलती है। यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण और समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो इसमें स्थिरता आ जाती है, यानी कि अगली पीढ़ी के लिए काम करना चाहता है इस अवस्था में, ठीक है। ये आपकी 35 से 65 रहेगी। एक एज रहेगी आपकी संपूर्णता बनाम हताशा। अब दोस्तों ये आपकी सामने स्क्रीन पर पिक बने हुए हैं, ये ताऊ जी जो है जा रहे हैं लास्ट में, यानी कि इनकी एज लगभग हो ही चुकी है। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने पूरी लाइफ में काम किया है, अपने जीवन में पूरा जो काम किया है, तो जब मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होने के कगार पर होता है, तो वो देखता है कि यार मैंने क्या गलत काम किए हैं, क्या मैंने सही काम किए हैं। अगर उसने सही काम किए हैं तो पॉजिटिविटी इसके अंतर्गत आ जाती है। अगर उसने कहा कि भैया ये काम गलत हुआ मुझसे, तो उसके अंदर जो है नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। या दोस्तों ये वीडियो मात्र 2 से 3 मिनट की रहेगी और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे वाइगोस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। 1 नंबर आपका कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं वाइगोस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अगर जन्म की बात करें वाइगोस्की महोदय की, तो 1896 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 1934 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं, देखिए वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो है समाज और संस्कृति का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है ना, समाज का और संस्कृति का। दोस्तों ये कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। दोस्तों ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। कौन? वाइगोस्की महोदय। इतना ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। इनका मानना है कि कुछ भी सीखा मतलब जो भी कुछ बच्चे सीखते हैं वो दूसरों की हेल्प से सीखते हैं, इनका मानना ये है। तथा इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है। मैं कई बार आप लोगों को क्लास में भी बता चुका हूँ इसके बारे में। और इन्होंने मानव का सांस्कृतिक तथा जैविक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। अब इसको जो है दोस्तों कितने भागों में डिवाइड किया, इसको 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। पहला देखिए कौन सा था, ZPD। फर्स्ट नंबर पे आता है ZPD, दूसरे नंबर पे आता है स्कैफोल्डिंग। अब ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। स्कैफोल्डिंग को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे, या नहीं हम लोग पहले ZPD को डिवाइड करेंगे, इसके बारे में समझिएगा। तो ZPD को हम लोगों ने देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इससे तात्पर्य ये होता है कि जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम नहीं होता, यानी कि अवेलेबल नहीं होता, तो अपनों से बड़े की वो हेल्प लेता है। जैसे कि अपने माता पिता हो गए, है ना भाई, उसके जो निकट संबंधी हो गए, उसके दोस्त हो गए, तो उसकी हेल्प लेता है। तो इसी को बोला जाता है निकटतम विकास का सिद्धांत, यानी कि ZPD, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। देखिए नंबर 1 होगा लोअर,
यानी कि निम्नतर सीमा, निम्नतर सीमा को और उच्चतर सीमा को थोड़ा ध्यान में रख लेना आप लोग। यहाँ पर जो लोअर सीमा होती है यानी कि निम्नतम सीमा होती है, यह बालक का व्यक्तिगत स्तर होता है। ये क्या होता है? बालक का व्यक्तिगत स्तर होता है। इसमें बालक कोई भी कार्य बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है। किसमें? निम्न वाले में। लेकिन आपको लगेगा उच्च वाले में, नहीं दोस्तों, निम्न वाले में बालक का जो व्यक्तिगत रूप यहाँ पर हो जाता है वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका हायर यानी कि उच्चतर सीमा। उच्चतर सीमा में क्या होता है? इसमें बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है ना। इस प्रकार हम जो है जेडपीडी की क्रिया के दौरान देखते हैं कि जो बच्चा अपने आप काम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या है ना, किसी न किसी की हेल्प जरूर ली उसने, उसको कहीं ना कहीं से बाहरी हेल्प जरूर मिली है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि बालक जो है बाहर की हेल्प लेकर जो है जल्दी से चीज़ें सीख जाता है, जो कि आपका जेडपीडी का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की, तो ये प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। जो आपकी स्कैफोल्डिंग होती है 4 पार्टों में डिवाइड किए हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझ लेना, ठीक है। अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है और निपुणता, बाद में क्या वो निपुण बन जाता है, यानी कि दूसरों की मदद तक की निपुणता आ जाती है। कहने का तात्पर्य होगा जो स्कैफोल्डिंग है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया। पहले बालक किसी दूसरे से हेल्प लेता है, अब जब उससे हेल्प ले ली बच्चे ने तो फिर जो है खुद समझने लगता है उस काम को, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में रहेगा बालक जो है समस्या को खुद सोल्व करने लगता है, और फोर्थ में उसमें निपुणता आ जाती है, यानी कि वो दूसरों की भी हेल्प करने लगता है, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य यही है कि जो बालक काम सीखता है ना, वो कुछ भी काम सीखेगा वो दूसरों की हेल्प लेकर सीखेगा। और वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखता है बालक वो खेल के मैदान से सीखता है। अब सामाजिक विकास की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिरता में पाई जाती है या स्थिति में पाई जाती है, यानी कि एक निरंतर चलती रहती है। सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय और संस्कृति का योगदान है। अंतःक्रिया के द्वारा विद्यालय छात्रों को अधिगम क्रिया का या प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है, और सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। दोस्तों इस सिद्धांत से आप लोगों ने ये पाया कि जो वाइगोस्की महोदय हैं ये फोकस करते हैं कि बच्चा जो है सहारा लेकर सीखता है। दूसरा की पॉइंट आप लोगों ने ये जाना यहाँ पे कि बच्चा जो है खेल के मैदान से सीखता है। तीसरा की पॉइंट आप लोगों ने जाना कि समाज और संस्कृति दोनों ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों अपना फीडबैक दे सकते हैं वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो ऐसी आप लोगों के लिए आती रहेंगे। थैंक यू।